हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि प्रत्येक संडे और थर्सडे को हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है वो हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं बहुत अच्छे से। हम लोगों ने इसके पहले जो सेशन लिए हैं वहाँ से हमारी शुरुआत हुई है। जो ग्रुप हैं, जो समूह हैं विश्व स्तर पे, जिसमें भारत का सहयोग कुछ ज़्यादा है और भारत वहाँ से कुछ बेहतर कर सकता है, उस पे हमारी खासी नज़र रहेगी। और लास्ट 2 साल में जो बहुत ज़्यादा पीक में करंट अफेयर में रहे हैं उस पे तो पूरी नज़र रहेगी रहेगी। उसी से जुड़ा हुआ आज एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, शायद कई लोग इसको पहली बार सुने। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे दक्षिण जो हमारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उससे रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसका नाम है इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पैरिटी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पैरिटी, इसका नाम है, जिसे हम लोग IPEF के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो अगर यह, मुझे लगता है कि आपने भी पहली बार सुना होगा, या सुना है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रीज़न क्या है कि जैसे कि बहुत सारे हैं, आसियान हो गया और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, ये वाला जो RCEP है, ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं, गुट हैं जो पैसिफिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन यह क्षेत्र क्यों इम्पोर्टेंट है इसको हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बातें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA के नेतृत्व वाला यह फ्रेमवर्क है, जो भागीदारों देशों के लिए अपने संबंधों को मजबूत करने और इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में संबंधित जो आर्थिक और व्यापारिक मामले हैं उससे जुड़ा हुआ यह क्या है, एक फ्रेमवर्क है। तो ध्यान रखना है किस किस चीज़ की बात की हमने, कि भैया जो अमेरिका है उसका नेतृत्व है इसमें, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई समस्या? और दो चीज़ों पे यहाँ पे मूल मूल रूप से जो चर्चा है वो है कि अपने संबंधों को मजबूत करेंगे और उसके साथ साथ आर्थिक और व्यापारिक मामलों को हम आगे लेके जाएंगे। यही इस फ्रेमवर्क का पूरा टारगेट है। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा सेशन करेंगे तो बहुत आराम से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और विश्वास करिए, हो सकता है यूपीएससी ऐसा ही कुछ पूछे। 2022 में जो क्वेश्चन आया है उस पे जो आया था फ्रेमवर्क, या जो उस पे इंटरनेशनल रिलेशन में क्वेश्चन आया था, बहुत ही अजीब सा, मैंने भी पहली बार उस संगठन को सुना था, पता नहीं कहाँ से निकल गया था, है ना। तो था, वो काम कर रहा था, उसी तरह ये भी है ना। तो थोड़ा सा नज़र बना के रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए बात करते हैं। देखो, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो आर्थिक गुट हैं, कुल मिला के मेन 3 गुट हैं। एक है RCEP, जिससे भारत जानते हैं बाहर हो चुका है, और एक है आसियान, जिसमें 10 देश हैं। RCEP में कुल 15 देश है, ठीक है ना। तो RCEP में कितने देश हैं? 15। आसियान में 10 है। और IPEF इसमें अभी तक 13 है, और लगातार लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है कि और सारे देश यहाँ पे जुड़े। ध्यान रखना है, ये 13 देश कौन सा है। देखिए, अगर हम IPEF की बात करें, USA, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, और लास्ट में एक और है जिसका नाम है फिजी। देखो, ये डायग्राम आप भी बना लेना। इससे क्या होगा, एक ही बार में क्या होगा, तीनों के बारे में कौन कौन से देश हैं जो सम्मिलित हैं वो पता चल जाएगा। जैसे RCEP में ध्यान रखना, ये जो बॉक्स बना है यही इंपॉर्टेंट है। अगर IPEF के बॉक्स की बात करें तो ये बॉक्स यहाँ है, मतलब ये 13 देश ये इससे संबंधित हैं। जो ये वाला बॉक्स है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला पूरा बॉक्स, मतलब ऊपर के 2 देश छोड़ दो, USA और भारत, ये RCEP के हिस्सेदार हैं, मतलब उसका हिस्सा नहीं है। और सभी जितने देश हैं वो RCEP के हिस्सेदार हैं। आसियान की बात करें तो आसियान का जो बॉक्स है वो ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें इतने सारे देश हैं। देखा जाए तो चीन भी आसियान से बाहर है, तो सिर्फ ये 10 देश हैं जो आसियान में सम्मिलित हैं। अगर बात करें RCEP के देशों की, तो भारत और अमेरिका, इनको छोड़ दीजिए, तो दक्षिण कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रुनई, मलेशिया, इन सब के साथ साथ चीन, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये RCEP के मेंबर हैं। वहीं आसियान की बात करें तो 10 देश कौन कौन से आ जाएंगे? सिंगापुर, ब्रुनई, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, उसके बाद लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये 10 देश आसियान के हैं। फिजी नहीं है, ध्यान रखना, फिजी नहीं है। फिजी किसका पार्ट है? फिजी सिर्फ IPEF का पार्ट है, RCEP का भी
पार्ट है कौन, फिजी, ध्यान रखना है RCEP का ही भी पार्ट है लेकिन आसियान का पार्ट नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो आप ऐसे अगर बना लेंगे ना तो क्या होगा, चीज़ों को एलिमिनेट करने में और चीज़ों को समझने में बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। जब इसकी PDF जाएगी आपको दिख जाएगा। वैसे भी मुझे लगता है कि अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। PDF के चक्कर में मत रहिए। देखिए PDF थोड़ा लेट होगा क्योंकि जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 ग्रुप का एक साथ भेजूँगा तो उससे बेहतर होता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। IPEF के देश समग्र रूप से वैश्विक GDP का 40% भाग के लिए उत्तरदायी है। तो मतलब एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो इसमें काम करता है। लगभग 40% वैश्विक GDP का क्षेत्र है। कुल मिला के 13 देश हैं। देखिए अगर बात करें यहाँ पे तो कुल मिला के सिर्फ 2 ही 3 देश हैं जो बहुत हैं, बड़े हैं, नहीं तो सभी छोटे हैं। जैसे भारत हो गया, USA हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और जापान। ये इनका जो देखा जाए तो इनकी जो GDP है वो बहुत ज़्यादा है और सब देश बहुत छोटे हैं। जैसे फिजी, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब काफ़ी छोटे देश हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूर्व पूर्व जो एशिया है उस पर बहुत बड़े रोल ये लोग निभाते हैं, ठीक है, खासकर चीन को लेके। तो इसीलिए IPEF काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, यह कोई मुफ्त व्यापार समझौता नहीं है। जैसे RCEP मुफ्त व्यापार समझौता था इसीलिए भारत वहाँ से निकल गया। रीज़न क्या है पता है? जैसे देखिए RCEP का अगर आप देखें ये वाला सेगमेंट तो इसमें न्यूजीलैंड आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। अब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से अगर हम लोग मुफ्त व्यापार करेंगे तो घाटा भारत का बहुत ज़्यादा हो रहा था। रीज़न क्या है? वहाँ से जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट न्यूजीलैंड का बेस्ट है पूरे विश्व में, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ का जो प्रोडक्ट इंडिया का आता था तो उस पे इंडिया गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा पाती थी। रीज़न क्या है? मुफ्त व्यापार। इस वजह से क्या होता था, वो चीज़ें इतनी सस्ती हो जाती थी कि यहाँ की जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा नहीं भैया, हम मुफ्त व्यापार में नहीं आएंगे, हम टैक्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो अभी वर्किंग कंडीशन है वो आपके क्वालिटी लेवल पे नहीं आ पाई है। इस चीज़ को लेके ध्यान में रखा गया। इसीलिए कुछ देश हैं जैसे दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ से जो सामान आ रहे थे उससे बहुत भारी नुकसान हो रहा था भारत को, ठीक है। और ध्यान रखना RCEP में चीन भी है। तो चीन तो जानते ही हैं, वो बहुत बड़े स्तर पे भारत को दे रहा था चीज़ें, इसीलिए भारत वहाँ से एग्जिट हो गया। सॉरी। मुझे लगता है ये बातें जो हम पढ़ रहे हैं इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से देश हैं और RCEP में क्यों भारत नहीं आया और आसियान में भी भारत नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो अगर UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज हो जाए। नहीं है, सिर्फ यही 10 देश हैं जो वहाँ के हैं, मुख्य रूप से कहाँ के? पूर्व एशिया के, ठीक है। ध्यान रखना ये 2 बातें, ठीक है। लगभग 40% GDP और यह है मुफ्त व्यापार समझौता नहीं है शायद भारत इसीलिए इसमें शामिल है। आगे बात करें तो जो IPEF है इसके 4 स्तंभ हैं। कुल मिला के इन्हीं 4 स्तंभों पे ये पूरी तरह से टिका हुआ है। जैसे सबसे पहला है जिसमें लिखा है जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था, लचीली अर्थव्यवस्था, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। यही 4 अर्थव्यवस्थाओं पे ये काम करेगा और सभी देश को इन 4 चीज़ों से जोड़ के रखेगा। जैसे अगर बात करें जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था, इसका मतलब क्या है? जितने भी देश इस संगठन में हैं या इस फ्रेमवर्क में हैं तो उनके साथ जुड़ाव बहुत बेहतर होगा, वो डिजिटल अर्थव्यवस्था पे हो। क्यों? क्योंकि डिजिटल अर्थव्यवस्था के जो मानक हैं काफ़ी उच्च बनाए गए हैं। सभी देशों को डिजिटल जो इकोनॉमी की कहा जाए डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है उसको बहुत आगे ले जाना है। क्योंकि उच्च मानक का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है, अपने देश में डिजिटल को बहुत बढ़ावा देना है, उसी तरह सभी देशों को देना है, ठीक है। अगली बात करें तो सीमा पार डेटा प्रवाह और डेटा स्थानीयकरण पर थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, आइए देखते हैं। सीमा पार डेटा प्रवाह और डेटा स्थानीयकरण पर मानक भी बनाए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे भारत का कोई डेटा है किसी व्यापार से संबंधित, अगर किसी देश को चाहिए कि उसका व्यापार उस देश के साथ क्या चल रहा है तो भारत मना सॉरी तो भारत मना नहीं करेगा, है ना। भारत उस डेटा को आराम से दे देगा। और अगर भारत चाहता है कि हम अपने यहाँ अपने डेटा को रखें, दूसरे के यहाँ ना रखें, तब भी भारत ऐसा कर सकता है क्योंकि इस पे मानक बनाए गए हैं कि क्योंकि लचीला होना ज़रूरी है। सबको अगर स्वायत्ता आज़ादी नहीं मिलेगी तो लोग इस संगठन से या इस फ्रेमवर्क से क्यों जुड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना है।
मजबूत श्रम और पर्यावरण मानक को भी यहाँ पे सेट किया गया है, जिससे एक कनेक्टिविटी बनी रहे और हम क्या कर सकें, एक जवाबदेही बना पाएँ किसी भी प्रति को लेके, ठीक है। वहीं पे कॉर्पोरेट जवाबदेही प्रावधान भी किए गए हैं कि अगर कोई कंपनी है जो काम कर रही है इस क्षेत्र में, तो वो भारत की है, अमेरिका की, कहीं की भी है, अगर वो कोई पर्यावरण मानक, मजबूत श्रम पे उतना फोकस नहीं कर रही है, डेटा प्रवाह पे फोकस नहीं कर रही है, तो क्या होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस वजह से क्या है, सभी देश काफ़ी इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या, IPEF, है ना, एकदम नया है, यूपीएससी की नज़र बन सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर वहीं लचीली अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखो, लचीला का मतलब होता है, मान लीजिए कभी आपके साथ कोई घटना घट जाए तो आप क्या, तैयारी ऐसी हो ना जहाँ पे आप चीज़ों को एडजस्ट कर पाएँ। ऐसी रोबोट की तरह तैयारी ना हो कि टूटने के बाद आप बिखर जाएँ और कुछ भी ना हो पाए। तो वैसी ही हमें चाहिए। उसमें क्या होगा, जो आपूर्ति श्रृंखला है और उसकी प्रतिबद्धता और उसमें जो लागत है, उससे अगर कोई वृद्धि होती है, जो क्षणिक परिवर्तन होता है मूल्य में, उससे बचा जा सके। इसका मतलब ये हुआ ना, जैसे मान लीजिए मैं कोई चीज़ क्या कर रहा हूँ, कच्चा माल किसी को देता हूँ, ठीक है। अब मेरे यहाँ कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि मैं आज कच्चा माल उसको नहीं दे पा रहा, तो क्या होगा भाई, उसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं रुक जाएगा, या रुक जाएगा, वो उसको स्लो करना पड़ेगा। जब वो प्रोडक्शन स्लो करेगा तो सीधी सी बात है, उसके उस प्रोडक्शन स्लो करने की वजह से मार्केट में उस चीज़ की कमी हो जाएगी, है ना। देखिए, बहुत बड़े स्तर पे सोचिएगा ये बातें, तब चीज़ें समझ में आएगी। अब क्या होगा, जहाँ प्रोडक्शन कम हुआ, चीज़ें कम हुई, तुरंत रेट बढ़ने लगेंगे, और वो कुछ क्षण के लिए ही होगा, बहुत तेज़ी से रेट बढ़ेंगे फिर डाउन हो जाएंगे। तो वो ना होने पाए, इसीलिए लचीली क्या रखी गई है, लचीली आपूर्ति श्रृंखला रखी गई है, जिससे हम तुरंत क्या कर सकें, उस चीज़ को काबू पा सकें, ठीक है। जैसे देख रहे होंगे आजकल ऑयल के रेट बहुत तेज़ी से हाई होते हैं, बहुत तेज़ी से गिर जाते हैं, कभी 20 रुपये बढ़ गया तो कभी 20 रुपये घट गया, वो यही सब है ना। और इसी को रोकने के लिए ये कदम उठाया जाएगा। अगली बात करते हैं, महत्वपूर्ण खनिज का मानचित्रण, मतलब इस एरिया में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जितने भी खनिज हैं उनका मानचित्रण किया जाए, उस पर क्षमता में सुधार किया जाए, अगर हमारी क्षमता नहीं है वहाँ तक पहुँचने की, सुधार किया जाए, और उसको खोजने के जो प्रयास हैं उसमें समन्वय लाया जाए। अगर इंडोनेशिया में हमारे वैज्ञानिक ने खोजा है तो इंडोनेशिया उस पर समन्वय की रणनीति अपनाएगा और उसको खोजने में हमारी मदद करेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, ये आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, किसके तहत, IPEF के तहत, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, स्वच्छ अर्थव्यवस्था। देखिए, स्वच्छ अर्थव्यवस्था आजकल काफ़ी बड़ी डिमांड बनती जा रही है, पूरा विश्व, यहाँ तक कि छोटे छोटे देश भी आज चाहते हैं कि वो स्वच्छ अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन है क्या स्वच्छ अर्थव्यवस्था, देखो, स्वच्छ अर्थव्यवस्था मतलब ये हो गया जहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा मिले, ऐसी ऊर्जा जो नवीकरणीय ऊर्जा हो, मतलब उससे बहुत ज़्यादा कार्बनाइजेशन ना हो, ठीक है। तो कार्बनीकरण हो, मतलब कार्बन उत्सर्जन उतना ना हो, जलवायु परिवर्तन से निपटने का लगातार प्रयास होते रहें, जिससे हम पर्यावरण को संतुलित कर पाएँ, नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान, जैसे बात की गई, और अच्छी नौकरियों को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें अच्छे वेतन से लेके और एक अच्छी भी क्या हो, भागीदारी, जो श्रम वर्ग है उसकी सुनिश्चित हो पाए। इसीलिए जब ऐसा होगा तो उसी को हम कहते हैं कि यह एक स्वच्छ अर्थव्यवस्था है। तो ये सभी देश मिलके अगर इस पे काम करें तो बुरा क्या है ना, बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा बस वही होता है कि लेवल पे आने के लिए हर चीज़ों को बहुत समन्वित तरीके से आगे बढ़ाना होता है, नहीं तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ग्रुप विश्व में हैं लेकिन इनएक्टिव हो जाते हैं, कुछ दिन काम बेहतर करते हैं लेकिन इनएक्टिव हो जाते हैं। रीज़न क्या है, जो उनका मुख्य लक्ष्य है ना वो प्राप्त नहीं हो पाता। अभी आगे उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे हम लोग। आइए आगे बात करते हैं, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। देखो, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए मैं आपके देश में आया, मेरी कंपनी आपके देश में काम करने आई और काम कर रही है, पता चला वहाँ पे धन शोधन विरोधी कार्य होने लगे मेरे खिलाफ, या कोई ऐसी कंडीशन होने लगी, तो मुझे उस पर एक अच्छी पकड़ चाहिए आपके देश में, ठीक है। भ्रष्टाचार में कमी चाहिए और उचित कराधान, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, उचित कराधान का मतलब हो गया, भारत में कोई अमेरिकी कंपनी काम करने आई या इंडोनेशियन कंपनी या सिंगापुर की कंपनी काम करने आ रही है, तो ऐसा नहीं कि मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर लगा दूंगा। जो उचित कराधान है जो सबके लिए है वही मेरे लिए भी होगा, बस इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये निष्पक्ष अर्थव्यवस्था हुई ना, कि हम किसी को पक्ष लेके नहीं चल रहे हैं, हम किसी को
बुरा भला भी नहीं कह रहे हैं, हम सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। धन शोधन और जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं ना, अब कोई कंपनी करने लगी है भाई, गलत काम करने लगी है तो उसके खिलाफ तो हम जा सकते हैं, ठीक। भ्रष्टाचारी ना हो और उचित कराधान हो। तो कुल मिला के यही 4 स्तंभ की बात की गई है। याद रखिएगा, जब कभी वर्ल्ड में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, अगर ये 4 चीज़ें उस देश में हैं, बहुत अच्छे से उस दोनों देश में ये चल रहा है ना, तो विश्वास करिए बहुत अच्छा व्यापार होता है, समृद्धि आती है, हर चीज़ से आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ग्रुप बनाया गया। भारत ऐसा पहला ग्रुप है जिसमें हिस्सेदार बहुत आगे बढ़ चढ़ कर बना हुआ है। चलिए इसके महत्व पे चर्चा कर लें कि जो IPEF है, इसका महत्व क्या है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट वही बेहतर आर्थिक भागीदारी, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आर्थिक भागीदारी के लिए ही बनाया गया है। देखा जाए तो दो ही पॉइंट तो हैं इसमें, कि हमें क्या करना है, संबंधों को अच्छा बनाना है और व्यापार को बेहतर बनाना है, क्योंकि हर चीज़ व्यापार है, ठीक है। और अगला नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र हो जाएगा, जिससे समावेशी विकास को लाना आसान होगा। देखिए, नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र का मतलब कि कुछ नियम होंगे, कुछ कायदे होंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, मजबूत श्रम, कॉरपोरेट की जवाबदेही रखेंगे, भ्रष्टाचार की कमी होने देंगे, कराधान उचित लगाएंगे। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं समावेशी विकास की तरफ ही तो आगे लेके जाएगा। सीधी सी बात है, जब चीज़ें बहुत बेहतर एक मानकीय स्थिति पे काम करती हैं तो समावेशी विकास सुनिश्चित होता है, ठीक है। आगे बात करें, चीन का प्रति संतुलन होगा। ये सही बात है, क्यों? क्योंकि चीन बहुत ज़्यादा हावी है इस क्षेत्र में। जब अगर चीन हावी है तो अगर किसी देश को मौका मिलेगा, वो दूसरे देश से बहुत अच्छे रिश्ते बना सकता है, उसका व्यापार वहाँ बेहतर हो सकता है, तो वो चीन से व्यापार कम करेगा, क्योंकि चीन ज़बरदस्ती चीज़ों को थोपता है। तो इस वजह से क्या होगा, चीन के प्रति हम क्या हो पाएंगे, प्रति संतुलित हो पाएंगे। अगली बात करें, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी, बिल्कुल मजबूत होगी। रीज़न क्या है, जो अभी हमने आपूर्ति श्रृंखला के ऊपर बात की कि अगर मैं अच्छे से आपूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ तो दूसरा देश मेरी तुरंत मदद करेगा, ठीक है। यही तो लचीली अर्थव्यवस्था है ना, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास कच्चा माल नहीं है तो दूसरे देश से मैं मंगा सकता हूँ, इसीलिए पूरे पूर्व को जोड़ने की कोशिश में लगे हैं भारत और अमेरिका। अब देखते हैं कहाँ तक आगे बात बनती है। अगली बात करते हैं, घरेलू अर्थव्यवस्थाओं या घरेलू आवश्यकताओं के अनुरूप है। देखिए, क्यों अनुरूप है इसके, देखो घरेलू आवश्यकता, जैसे मैंने क्या बोला, ये जो देश है ना, ये छोटी छोटी बातें जैसे इलायची हो गया, है ना, काली मिर्च हो गया, जो भी ये पाम ऑयल होते हैं, इन सब पे ना बहुत बड़ा भंडार है, ये जो पूर्वी एशिया के देश हैं। तो घरेलू आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा, जैसे मिल्क प्रोडक्ट हो गया, बहुत बड़े स्तर पे है यहाँ पे। तो वहाँ से ना क्या हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसका महत्व बढ़ा सकते हैं और महत्व के साथ साथ चीज़ों को बहुत आराम से हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात, बेहतरीन आर्थिक अवसर हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो तेरा देश है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है, लेकिन चुनौतियाँ भी थोड़ी सी रहेंगी, उसको भी देखेंगे हम लोग, लेकिन बेहतर आर्थिक माहौल तो बनेगा। चलिए अगली बात करते हैं, वैश्विक मुद्दों पर मजबूत साझेदारी बनेगी, क्योंकि ये जो तेरा देश है, अगर कहीं वैश्विक बात आएगी तो हो सकता है ये साथ में आए और एक अच्छा कदम उठा पाएँ। लेकिन चुनौतियाँ क्या है, आइए देखिए। महत्व तो हमने देख लिया, चुनौतियाँ ये हैं कि अमेरिका हर जगह अपना वर्चस्व, मतलब होता है ना कि हम राजा हैं तो हमारी ही सब बात माने। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन अगर आएगी तो सभी जो देश है वो कहेंगे कि अभी तक हम चीन से परेशान हैं, अब तो हम आपसे भी हो गए, तो क्या मतलब है ऐसे संगठन का। तो कहीं ना कहीं चीन का वर्चस्व का भय है, उसको बचा के रखना है। और अगर सॉरी, अमेरिका के वर्चस्व का भय है, तो अमेरिका को भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो इन बातों को थोड़ा सा स्पष्टता लानी होगी और अपने एटीट्यूड को कम रखना होगा। अगली बात करें, स्पष्टता का अभाव है। देखिए, स्पष्टता का अभाव की बात करें तो क्यों है, अमेरिका को लेके बस एक ही बात है, अमेरिका को लेके ही अभाव है कि वो किस हिसाब से आगे काम करेगा, कुछ भी नहीं पता। क्योंकि अगर इसको बात करें ना, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूर्वी एशिया और इंडो पैसिफिक जो आप जान रहे हैं, पता है इसके बाहर एक क्षेत्र है जिसे हम लोग कहते हैं कि एक्सटीरियर इलाका है इंडो पैसिफिक क्षेत्र से। वहाँ भी ऐसे ही कई संगठन है, लेकिन ट्रम्प प्रशासन वहाँ से निकल गया था। तो मान लीजिए आज ये काम कर रहे हैं, आगे चल के काम नहीं किए, तो इस चीज़ को लेके काफ़ी है। लेकिन वैसे अमेरिका नहीं करेगा, क्योंकि चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए चीन का बहुत बड़ा यहाँ पे अमेरिका का बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, इसीलिए अमेरिका बड़ा चालाक है।
चलिए आगे बात करते हैं। विवाद निपटान का कोई तंत्र नहीं है, सबसे खराब बात। इतने सारे देश आ रहे हैं, सीधी सी बात है, व्यापार है तो विवाद तो होगा ही होगा। अगर विवाद है तो उसका जो उसका निपटान है वो कैसे होगा? अगर निपटान नहीं हो पाएगा तो रिजल्ट कैसे मिलेंगे, है ना? तो यह एक चुनौती है, मुझे लगता है इस पे देश ज़रूर काम करेंगे। आगे बात करें तो डब्ल्यूटीओ के नियमों का संभावित उल्लंघन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम मिल के काम करते हैं ना, तो वहाँ पे दूसरे के नियम को हम फॉलो नहीं करते हैं। तो उम्मीद ऐसी है कि डब्ल्यूटीओ के जो नियम है उसको उल्लंघित होंगे होंगे तो आगे जो भी केसेस आएंगे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी ऐसा मान लीजिए कि यह चुनौती है। अगली बात, चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। बस कहा गया है बातों बातों में कि हम चीन को प्रतिसंतुलित करेंगे और चीन को इस एरिया में जो उसका प्रभावी कदम रहते हैं या जो ऐसे कदम हैं जो दूसरे देश को परेशान करते हैं उससे रोकेंगे। लेकिन कोई ठोस रणनीति अभी तक सामने नहीं आई है। तो ये क्या था? ये हमारे जो आईपीएफ की चुनौतियां थी वो हमने देखा, इसके महत्व को देखा, इसके इम्पॉर्टेंट स्तंभ क्या हैं वो देखा, और जो ये क्षेत्र है हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है इसमें जितने आर्थिक गुट हैं मुख्य रूप से 3, आईपीईएफ, आरसीईपी और आसियान, तो इनके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि अमेरिका का जो आईपीएफ है उसमें महत्व क्या है। आइए आगे बात करते हैं कि अमेरिका के लिए आईपीएफ जो आईपीईएफ है इसका क्या महत्व है। देखिए, याद रखना सबसे पहला वही जो बार बार अमेरिका कहता है कि चीन की चुनौती को यहाँ से प्रतिसंतुलित वह कर सकता है, इसलिए यह अमेरिका के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है और अमेरिका यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अगली बात, पूर्वी एशिया और आसियान क्षेत्र में आर्थिक नेतृत्व चाहता है। मैंने क्या बोला? इस जगह पे अमेरिका वर्चस्व चाहता है इस क्षेत्र में, खासकर जो इंडो चाइना का जो क्षेत्र है ना बीच का, क्योंकि यहाँ पे ही सभी देश हैं, तो यहाँ का जो क्षेत्र है इसका आर्थिक नेतृत्व चाहता है अमेरिका। लेकिन फिर वही बात ना कि अमेरिका बस अपने पे हावी ना हो। अगली बात, क्वाड की संकल्पना इस क्षेत्र में व्यापक भूमिका निभा सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो क्वाड में कुल मिला के 4 देश हैं, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो देखा जाए तो जो इन चारों देश का जो ये बीच का ही क्षेत्र ये बनता है ना, अगर आप उनको नक्शे पे मिलाएंगे तो बीच का ही क्षेत्र बनता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो जाता है क्वाड के लिए भी। यह बात भी अमेरिका जानता है अच्छे से, इसीलिए वह इस क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर जुड़ना चाहता है। अगली बात, अमेरिका के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगभग 900 मिलियन डॉलर 900 बिलियन डॉलर का स्रोत है, मतलब इतना बड़े स्तर पे यहाँ पे वो निवेश भी कर चुका है। तो इसलिए माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका थोड़ा उदार रहेगा और काम बेहतर करेगा। भविष्य किसने देखा है नहीं पता, लेकिन अभी तक यही बात हो रही है। तो फिर अमेरिका के अगर महत्व की बात करें तो 4 बातें हमेशा ध्यान रखना। पहला, चीन को संतुलित करना, पूर्वी एशिया और आसियान क्षेत्र को का जो आर्थिक नेतृत्व है उसको बढ़ाते रहना, क्वाड की संकल्पना जो है ना उसको उस पर व्यापक भूमिका का प्रभाव करना, और अमेरिका के जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब एफडीआई जो है वो बहुत बड़े स्तर पर लगभग 900 बिलियन डॉलर्स के आसपास आ चुकी है, इसीलिए यह क्षेत्र अमेरिका के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष में 2 बातें कैसे क्या लिख सकते हो आप? देखो, लिख सकते हो जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने क्या कहा। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित 3 T's, इन्होंने कहा ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलेस। इसका मतलब हो गया ट्रस्ट माने विश्वास, ट्रांसपेरेंसी माने पारदर्शिता और टाइमलीनेस मतलब हो गया समयबद्धता। तो अगर इस पहल की सफलता के लिए महत्वपूर्ण बताया, किसने बताया? प्रधानमंत्री जी ने। भूलना नहीं है, विश्वास करो अगर ये एग्जाम में आ गया ना तो ये 3 T's तो आपको लिख के ही आने हैं। और कहाँ पे लिखोगे? हमेशा निष्कर्ष में। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत आपके ज़बरदस्त आंसर हो जाएगा आपका खुद ही। और अगली बात ये भी बता दीजिएगा, यदि अमेरिका उदार नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ अपना हित देखता है ना और स्वयं के हित पर के बारे में ही प्रेरित रहा है ना, अगर वह उदार नहीं होता है और स्वयं का जो हित है सिर्फ उसके बारे में प्रेरित रहा तो आईपीईएफ की जो सफलता है वो सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखना है हमें। तो इतनी बातें आप क्या करेंगे, जब भी आप उत्तर ख़त्म करेंगे तो ये बात लिख के आगे बढ़ जाएंगे, और उसके पहले का जितना पॉइंट है जिस हिसाब से भी सवाल यूपीएससी पूछे तो खासकर यूपीएससी क्या पूछेगी, तुलना करा देगी कि भारत और अमेरिका के लिए क्या महत्व हो सकता है
सॉरी, दोनों देश किस हिसाब से क्वाड की संकल्पना को लेके इसमें आगे बढ़ सकते हैं, किसमें, आईपीईएफ में। ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप बहुत अच्छे से उत्तर लिख पाएंगे। मुझे लगता है इतना डेटा काफ़ी है इस विषय पर। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते जाइए, एंजॉय करते जाइए और हाँ, मेहनत करते जाइए। चलिए, ऑल द बेस्ट।